हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में। और फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेट्स नो द हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री को हम कैसे जान सकते हैं और उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। टूल्स एंड द रिसोर्सेज टू नो द हिस्ट्री। कौन कौन से टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले इस चैप्टर में मेंशन किया गया है ताड़पत्र और भोजपत्रास। ओके, ताड़पत्र और भोजपत्रास क्या होते हैं? जिन पे मनुस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट है, पांडुस्क्रिप्ट है, जो इन पे लिखी जाती थी। और भोजपत्र जो है, भोज नाम के ट्री के जो पत्ते हैं उन्हें बोला जाता है। और ताड़पत्र जो ताड़ का जो पेड़ होता है उसकी जो बार्क होती है, ठीक है। तो मेनली ये जो ताड़पत्र और भोजपत्र है, जो बिर्च ट्री जो होता है उसके बाग पे जो लिखा जाता है उन्हें बोला जाता है, ठीक है। इन पे क्या किया जाता था पुराने टाइम में, जो एंशियंट टाइम था उसके अंदर जो किंग्स होते थे वो उनके बारे में, ठीक है, उनके किंगडम के बारे में, उनके रूल के बारे में थोड़ा बहुत जो भी लिखा जाता था, ऐसे पेजेस होते थे जिन्हें बोला जाता था ताड़पत्र और भोजपत्र। क्यों? क्योंकि उस वक्त पेपर जो था वो डिस्कवर नहीं किया गया था, पेपर जो था वो नहीं बना था। इस वजह से ताड़पत्र और भोजपत्र पे जो है स्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो पांडु स्क्रिप्ट है, मनुस्क्रिप्ट है, वो क्या है, ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको इंसेक्ट्स ने ख़त्म कर दिया है। और ये मेनली कहाँ प्रिजर्व रहती थी? टेम्पल्स में, विहाराज में, लाइब्रेरीज़ में, गवर्नमेंट म्यूजियम्स में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से हैं ताड़पत्र और भोजपत्र के अलावा। और इन ताड़पत्र और भोजपत्र पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती थी? किंग की, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक लाइफ और एंशियंट टाइम की। ओके, सो लेट्स मूव। सेकंड आता है इंस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो पिछली स्लाइड दिखाई थी उसमें आपको मैंने भोजपत्र की फ़ोटो भी दिखाई है, कैसी बार्क होती है। ये जो बार्क होती है, दो ट्रीज़ की बार्क है, ताड़पत्र है एक और एक भोजपत्र है। इन बार्क्स के ऊपर क्या, इनके पेज बना के इनको छील के इस छाल पे लिखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंस्क्रिप्शन पे। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये अशोक का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये उसका फोटो है, स्टोन पे ये कार्व्ड है, ठीक है। इन एंशियंट टाइम मेन इंसिडेंट्स लाइक अचीवमेंट्स ऑफ किंग, राइटिंग ऑफ ऑर्डर्स, ट्रीटीज विद अदर स्टेट एंड वर कार्व्ड ऑन स्टेट स्टोन्स और मेटल प्लेट्स। स्टोन और मेटल प्लेट होती थी, उन पे इंस्क्रिप्शन लिखाए जाते थे जिसमें ऑर्डर जो होता था किंग्स का वो लिखा जाता था, उनकी वंशावली जिसे कहते हैं, उनकी अचीवमेंट क्या क्या है, उन्होंने दूसरे स्टेट्स के साथ कौन सी ट्रीटी की है, ये सब जो है इन इंस्क्रिप्शंस में लिखा जाता था। तो जो कॉपर प्लेट पे या मेटल प्लेट पे होते थे उन्हें मेटल प्लेट इंस्क्रिप्शन या कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कह देते हैं, और जो स्टोन पे लिखे जाते थे उन्हें स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और बहुत से जो स्टोन इंस्क्रिप्शन हैं वो या फिर मेटल प्लेट इंस्क्रिप्शन जो हैं, जो छोटे थे, और जो मेटल प्लेट हैं उनको कहाँ है, नेशनल आर्चीव्स ऑफ दिल्ली में सिक्योर करके, प्रिजर्व करके रखा गया है। आर्चीव्स क्या होती है? कोई भी रिकॉर्ड को रखने की जगह होती है। रिकॉर्ड कीपिंग प्लेस इज नोन एज आर्चीव्स। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आता है कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट क्या होती है? द राइटिंग्स विच आर कार्व्ड ऑन कॉपर और टिन आर कॉल्ड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इस फोटो में मैंने आपको एक इंडोनेशिया में कॉपर प्लेट मिली थी और उसके ऊपर संस्कृत में और कावी इंस्क्रिप्शन जो बनाया गया है उसकी फ़ोटो है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉइन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या रोल है कॉइन्स का, कि कॉइन्स के ऊपर किंग्स जो है अपनी कई बार फ़ोटो जो है या अपना नाम जो है छपवाते थे, ठीक है। और उसके ऊपर अपने किंगडम का नाम लिखवा देते थे या उनके कुछ स्पेशल सिंबल्स होते थे। और कॉइन्स में सबसे पुराने कॉइन्स जो इंडिया में मिले हैं वो है पंचमार्क कॉइन, जो ओल्डेस्ट कॉइन है इंडिया के, जो 5th BC एरा के हैं, ठीक है। मतलब 500 ईयर्स अगो फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। 500 साल पहले के हैं वो, ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। तो अब हम बात करेंगे कि पंचमार्क कॉइन के अलावा कौन से जो पुराने कॉइन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो है ग्रीक्स के कॉइन और मौर्यन एम्पायर के जो कॉइन थे, या फिर गुप्ता जो एम्पायर था उनके जो किंग्स थे उनके कॉइन्स थे। तो बाद में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स भी जो थे इंडिया में चलने लगे थे। तो ये जो नीचे फोटो दिया गया है उस पर मेंशन किया है मैंने कि ये पंचमार्क कॉइन है, और उसके अलावा ये जो कॉइन है ये मौर्यन एज के कॉइन है, ठीक है, और ये पंचमार्क कॉइन है। और दिस पिक्चर इज ऑफ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ओके,
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, स्टूडेंट स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस और ट्रेवलर्स। हम कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी तक डिस्कवर किया है, या जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे किए हैं उसमें उन्होंने जो पता लगाया उसको देखते हैं, या हिस्टोरियंस ने कैसे हिस्ट्री को पढ़ा है उसको देख रहे हैं, उसके बेसिस पे हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, या ट्रेवलर्स ने जो ट्रेवलॉग्स लिखे हैं उसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं? आर्कियोलॉजी मीन्स डिगिंग अप द पास्ट, मतलब पास्ट को खोदना, ठीक है, या फिर खोजना, ठीक है, ये क्या है? आर्कियोलॉजी है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर एंड द पीपल लिव्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट मटेरियल्स दे लेफ्ट बिहाइंड। जो भी मटेरियल जो है खोज में उन्हें मिलता है, जो लोग वहाँ रहे होंगे उनका कुछ ना कुछ क्या है प्रूफ वहाँ रहा होगा, ठीक है। तो ये पास्ट कल्चर्स जो है उनकी स्टडी करते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। इसमें कुछ टूल्स जो होते हैं उनके बेसिस पे किया जाता है, पोट्री, ग्रेव्स, बिल्डिंग्स, ठीक है। ये जो क्या है सोर्सेज हैं जिसके थ्रू क्या होता है आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं सर्वे करके पता लगाते हैं कि ये कौन से पीरियड का होगा। इसका जो कार्बन डेटिंग मेथड होता है उसके थ्रू पता लगा लिया जाता है कि ये कितना पुराना रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मोन्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शन भी आ जाते हैं, आर्टफैक्ट्स, कॉइन्स, ये सब जो हमने पहले देख लिए हैं, ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ही आता है। आर्कियोलॉजिस्ट वो है जिन्होंने इन सोर्सेज के ऊपर स्टडी की है, और उनकी स्टडी के बेसिस पे हम क्या करते हैं हिस्ट्री को पढ़ते हैं। फिर सेकंड आता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में आ जाएंगे रिटन रिकॉर्ड्स, जैसे मनुस्क्रिप्ट हो गई जो कॉपर प्लेट्स पे या फिर ताम्रपत्र वगैरह पे लिखी जाती थी, ठीक है। वो ताड़पत्र, भोजपत्र पे लिखी जाती थी, बुक्स लिखी थी बहुत से हिस्टोरियंस ने, और बहुत से ट्रेवलर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने बुक्स लिखी थी। राइटिंग ऑन रॉक्स, पिलर, स्टोन वॉल्स, क्ले टेबलेट्स, ये सब क्या है लिटरेरी सोर्सेज है। और लिटरेरी सोर्सेज को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं तीन टाइप में, ठीक है। वो तीन टाइप क्या क्या हैं? रिलीजियस सोर्स, जिसमें आ जाएंगे हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट। रिलीजियस सोर्सेज के अंदर तीन टेक्स्ट आएंगे। हिंदूज का जो टेक्स्ट है वो आएंगे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट आ जाएंगे और जैन के टेक्स्ट आ जाएंगे। मतलब इनके जितने भी लिटरेचर्स हैं उनके थ्रू हमें रिलीजियस, ये जो है रिलीजियस लिटरेचर है, इनसे हमें रिलीजियस जो नॉलेज मिलता है, जो पुराने एरा का, एंशिएंट टाइम का, वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर मतलब कि वो कोई रिलीजन पे बेस पे नहीं है, और उसमें क्या होगी बायोग्राफीज होंगी कि कोई भी राजा की जीवनी होगी, या ऑटोबायोग्राफी जिसने लिखी है उसकी खुद की लाइफ की स्टोरी होगी, ठीक है। प्लेज होंगे, पोएम्स होंगे, ये सेक्युलर लिटरेचर है। फिर थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेवलर्स। तो अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स ऑफ देयर जर्नी एंड द लैंड दे विजिटेड आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। तो ये हमारे लिए एक सोर्स है। जैसे ह्वेन-त्सांग का हमने ट्रेवलर देखा है, अल-बिरूनी ने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है, तो वो सब क्या है इंडिया आए थे, इंडिया घूमे थे, और उन्होंने अपने ट्रेवलॉग में इंडिया के बारे में मेंशन किया है, विविड डिस्क्रिप्शन दिया है इंडिया के बारे में, यहाँ के किंग्स के बारे में, यहाँ की सोसाइटी और यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस सब के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया को इंडिया नेम कैसे मिला, या फिर इंडिया के दो नाम है, इंडिया और भारत। तो ये भारत नाम है ये किस वजह से है, या इंडिया नाम जो है किस वजह से है? द नेम ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रिवर इंदस, और जो ईरानियंस और ग्रीक इंडिया आए थे वो इंदस को हिंदस बोलते थे, ठीक है, हिंदोज बोलते थे, ठीक है, इंडोज और हिंदोज। तो सिंधु को हिंदू बोलते थे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो क्या हो गया था, ईरानियंस तो इंडोज बोलते थे और ग्रीक्स जो थे वो हिंदोज बोलते थे, तो उस बेसिस पे इंडिया का नाम हिंदुस्तान या फिर इंडिया हुआ, ठीक है। और इंडस रिवर के ईस्ट में था ये देश, इसलिए इसे इंडिया बोला गया। फिर सेकंड आता है कि इसे भारत क्यों बोला गया। भारत अकॉर्डिंग टू पुरानाज इंडिया वाज कॉल्ड भारतवर्ष आफ्टर द किंग भारत चक्रवर्ती। जो भारत राजा थे, चक्रवर्ती भारत राजा थे, उनके नाम के ऊपर इनका नाम जो है भारत रखा गया, ठीक है। और ऋग्वेदा है उसके अंदर भी भारत नाम का मेंशन मिलता है, तो इंडिया का नेम जो है ऋग्वेदा में भी क्या है भारत नाम से मेंशन किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है उसके अंदर भी इंडिया का नाम जो क्या दिया गया है, भारत दिया गया है, फ्रॉम ऋग्वेद। ओके, तो ये आपको याद रखना। बात कर रहे थे टाइमलाइन की, बीसी और एडी। क्या है ये बीसी और एडी? बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट,
जब भी टाइमलाइन में जब हम अभी हम 2021 में हैं, तो जो ईयर 1 था उससे पहले का टाइम क्या था, वो उल्टा कैसे चलता था, ठीक है। ईयर 1 से पहले क्या आएगा, ईयर 2 आ जाएगा एडी का, ठीक है। तो वो क्या था सब कुछ, वो हमें समझना पड़ेगा। बिफोर क्राइस्ट जो एरा है, जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ से पहले का टाइम था, उसे बिफोर क्राइस्ट बीसी और बीसीई, बिफोर कॉमन एरा मेंशन किया जाता है, ठीक है। और जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो जाता है उसके बाद का जो एरा होता है उसे बोला जाता है एनो डोमिनी, और जहाँ से जो ईयर है 1 नंबर जो है वो स्टार्ट होता है। ऐसे करते करते आज हम 2021 में आए हैं, 1 से लेके 2021 में आए हैं। दैट मीन्स कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2021 ईयर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम है उसे क्या बोला जाता है, एनो डोमिनी एडी या फिर कॉमन एरा सीई। और इसका मीनिंग क्या होता है एनो डोमिनी का, द ईयर ऑफ लॉर्ड। क्या मतलब होता है, द ईयर ऑफ लॉर्ड। यहाँ लिखा है, ये देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है इसे। द ईयर्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द ईयर इन विच क्रिस्ट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन बोर्न। जिस साल में माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उससे पहले का जितना भी टाइम है उसे बीसी कहा जाता है, बिफोर द क्राइस्ट, और उसके बाद का जो टाइम है उसे एडी कहा जाता है। ये मैंने दोबारा मेंशन कर दिया है। तो आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस चैप्टर के बारे में। और यहाँ जो हमारे चैप्टर का क्रक्स है वो सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है कि इस चैप्टर का क्या जो निचोड़ निकलता है। इन शॉर्ट मैंने आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बाकी है। इफ़ एनीवन डिमांड्स देन आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो एंड एक्सप्लेन देम ऑन पीपीटी। ओके, अगर कोई बोलेगा तो मैं आपको पीपीटी भी अवेलेबल करवा दूंगी इसके आंसर की, और क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन भी कर दूंगी। पर मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि जो मैंने स्लाइड्स शेयर की है उसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके बाय, टेक केयर, और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।